हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में यंग के द्विसुल्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जाने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहते हैं जिससे कि आपको वो टॉपिक समझने में बहुत ईजी लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे हमने लिखा है प्रकाश का अध्यारोपण। प्रकाश का अध्यारोपण क्या होता है? जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित होती है, माध्यम एक ही होना चाहिए और एक साथ संचरित होती है, तब वे एक दूसरे पर क्या होती है? चढ़ जाती है, जिसे प्रकाश का अध्यारोपण कहते हैं। और अध्यारोपण में प्रत्येक तरंगों की तीव्रताओं का सदिश योग परिणामी तीव्रता के योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि इस दिशा में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित हो रही है। ये पहली तरंगे हैं। इसी तरह से एक दूसरी तरंगे भी ले लिए हम और एक तीसरी तरंगे भी ले लिए हम। इस तरह से एक और तरंग ले लेते हैं। तो इस तरह से एक साथ कई तरंगे एक साथ, है ना, समान आवृत्ति की ये तरंगे हैं और दो या दो से अधिक तरंगे हैं जो कि एक ही माध्यम में एक साथ संचरित हो रही है। तो वे क्या हो रहे हैं? एक दूसरे पर चढ़ जा रही है। देख रहे हैं, एक दूसरे पर क्या हो रही है? चढ़ जा रही है, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अध्यारोपण कहते हैं। मतलब अध्यारोपित हुई, एक दूसरे पर चढ़ गई। अध्यारोपण में प्रत्येक तरंगों की तीव्रताओं का सदिश योग परिणामी तीव्रता के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि पहली जो तरंगे हैं उसकी जो तीव्रताओं का जो सदिश योग है, तो पहली तरंगे हैं जिसको हम कर लेते हैं क्या? y1 है ना, दूसरा क्या है? y2 है, तीसरी तरंगे y3 है। इस तरह से डॉट 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 डॉट, है ना, yn तक प्रत्येक तरंगों की तीव्रताओं का योग परिणामी तीव्रता के योग के बराबर है। तो परिणामी तीव्रता को हमने y डैश मान लिया। ठीक है, y डैश मतलब y वेक्टर है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रकाश का अध्यारोपण सिद्धांत। प्रकाश का अध्यारोपण क्या कहता है कि जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित होती है तो वे एक दूसरे पर चढ़ जाती है, जिसे प्रकाश का अध्यारोपण कहते हैं। और अध्यारोपण में प्रत्येक तरंगों की तीव्रताओं का सदिश योग परिणामी तीव्रता के योग के बराबर होता है। अब देखिए, जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है और एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक तरंग है, ठीक है, और फिर ये एक दूसरी तरंग है। ये एक साथ जा रही है और जाते जाते ये एक तरंग ही बनाई, है ना, एक नई तरंग का निर्माण की, जिसे हम क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, अच्छा, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण के अगर हम प्रकार पर जाएं तो दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं। एक होता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का क्या मतलब हुआ? संपोषी व्यतिकरण का क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस दिशा में तरंग संचरण की दिशा इस तरफ है, दो तरंगे संचरित हो रही है। ये एक तरंग हो गया और एक तरंगे और संचरित हो रही है, वो इसी दिशा में संचरित हो रही है। देख लीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर कि दोनों तरंगों का श्रृंग जो है एक ही तरफ है। ये श्रृंग है, श्रृंग, और ये क्या है? गर्त, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रफ कहते हैं और इसको हम अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, एक होता है श्रृंग और एक होता है गर्त। तो आप देखिए, जब दो तरंगे, और दोनों तरंगे क्या? व्यतिकरण का शर्त है कि समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए और एक ही दिशा में संचरित भी होनी चाहिए। तो देखिए, इसी दिशा में संचरित हो रही है तरंगे, एक बात। दूसरी बात, एक ही दिशा में संचरित हो रही है और दोनों तरंग जो है उसकी आवृत्ति क्या है? समान है। तो देखिए, दोनों तरंग एक ही दिशा में अगर समान आवृत्ति की तरंगे संचरित हो रही है तो देखिए, दोनों तरंगों का श्रृंग की जो दिशा है वो एक ही तरफ है और गर्त की दिशा है वो एक ही तरफ है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या हो रहा है? श्रृंग को उठाया जा रहा है ना, दोनों तरंगे एक ही तरफ है और उठाया जा रहा है। तो श्रृंग और गर्त मिल करके क्या होती है? जब दोनों
तरंगों का श्रृंग और गर्त एक ही दिशा में हो तब समपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है। और चूंकि समपोषी व्यतिकरण में श्रृंग और गर्त एक ही दिशा में होती है, जिसके वजह से ये वाला जो भाग होता है जहाँ पर श्रृंग और गर्त एक ही दिशा में हो, इस जगह पर तरंग की जो तीव्रता होती है काफ़ी अधिक होती है। तरंग की जो तीव्रता होती है, तीव्रता उच्च होती है। तरंग की तीव्रता उच्च होती है, और तरंग की जब तीव्रता उच्च होती है तब वो जो सतह होता है, वो जो भाग होता है वह बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, जिसके कारण से वहाँ पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, अर्थात ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होता है। ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या बताएं हम? समपोषी व्यतिकरण में श्रृंग और गर्त एक ही दिशा में रहती है, जिसके कारण से है ना उस भाग पर है ना प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है, और वह भाग अत्यधिक चमकदार होता है जहां पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। परंतु विनाशी व्यतिकरण में दूसरा व्यतिकरण का प्रकार है विनाशी। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? ये एक तरंग है और ये दूसरी तरंग है, और दोनों तरंग एक दूसरे के विपरीत है ना, दिशा एक ही है, लेकिन ये ऊपर से जा रहा है और ये नीचे से जा रहा है। ठीक है ना? तब क्या हो रहा है? जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो देखिए, पहले तरंग का श्रृंग ऊपर की ओर है, दूसरे तरंग का श्रृंग नीचे की ओर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को फैलने से रोकेगा, अर्थात विनाश करेगा। एक दूसरे को बढ़ने से रोकेगा, अर्थात विनाश करेगा। तो ये विनाशी व्यतिकरण हो गया। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण जब होता है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? श्रृंग जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर श्रृंग एक ही दिशा में है, गर्त एक ही दिशा में है, लेकिन यहाँ पर श्रृंग और गर्त एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण से विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो तीव्रता होती है, तरंगों की जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, तीव्रता निम्न होती है या कम होती है, जिसके कारण से ये वाला भाग क्या होता है? अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा होता है, अर्थात अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, जिसको हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। कौन सा फ्रिंज कहते हैं? डार्क फ्रिंज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण के दौरान जो होती है प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उच्च होती है, जिसके कारण से वो वाला भाग चमकदार होता है और दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। लेकिन विनाशी व्यतिकरण के दौरान क्या होता है ना, तीव्रता प्रकाश की निम्न होती है, क्योंकि श्रृंग और गर्त एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण से वो वाला भाग अंधेरा हो जाता है और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, अर्थात डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान में रखना है, ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि जब व्यतिकरण होती है तो व्यतिकरण के दौरान डार्क और ब्राइट दो तरह का फ्रिंज निर्माण होता है, कहीं डार्क कहीं फ्रिंज, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, इस तरह से। तो जो डार्क फ्रिंज होता है और ब्राइट फ्रिंज जो होता है, ऐसा माना गया है कि जो दीप्त फ्रिंज जो होता है वो किसी भी तरंगदैर्घ्य का, अर्थात λ/2 का, तरंगदैर्घ्य का आधा का वो सम गुणांक होता है, और अदीप्त फ्रिंज जो होता है वो विषम गुणांक होता है। जैसे ये डार्क फ्रिंज हो गया, ये विषम संख्या में आएगा, और ब्राइट फ्रिंज जो है वो सम संख्या में आएगा। डार्क फ्रिंज जो है वो विषम संख्या में आएगा, ब्राइट फ्रिंज जो है वो सम संख्या में आएगा, डार्क फ्रिंज जो है वो विषम में आएगा, और ब्राइट जो है वो सम संख्या में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग अब देखेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक को समझना। अगर आप टॉपिक समझ जाइएगा, जो बेसिक बातें होती है, तब आपको है ना जो टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक जो रहते हैं उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
चलिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कई बार पूछे जा चुके हैं, हो सकता है इस बार 2026 में इस क्वेश्चन को दे दिया जाए, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना, ये प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रही है, ठीक है। ये सब प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रही है। इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ है और इससे d दूरी पर एक और पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, दो पर्दा है। ये XY पर्दा है और ये जो पर्दा है, इस पर्दा पर संकीर्ण पथ है, अर्थात बहुत ही कम जगह है जिससे कि प्रकाश निकलेगी, ठीक है ना। व्यतिकरण की शर्त है, व्यतिकरण की शर्तें क्या है कि संकीर्ण पथ होना चाहिए, एक बात, दूसरी बात आवृत्ति समान होनी चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए, तभी जा करके व्यतिकरण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये S1 सिल्ट है और ये S2 सिल्ट है, सिल्ट मतलब संकीर्ण पथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से लाइट निकल रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है। अब इस सिल्ट से, अच्छा, इससे कुछ दूरी पर ही ये सिल्ट है और दोनों सिल्ट जो है, दोनों सिल्ट के बीच का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O, और मध्य बिंदु से S1 और मध्य बिंदु से S2 दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। आगे बात करते हैं। यहाँ पर चूंकि बहुत सारी लाइट्स निकल रही है, यहाँ पर हम और एक सिल्ट लगा देते हैं जिससे कि प्रकाश बहुत कम मात्रा में, है ना, पहले पर्दे पर आपतित हो। उसके बाद यहाँ से S1 से प्रकाश किरण निकल करके, है ना, सपोज कर लीजिए कि S1 सिल्ट से प्रकाश किरण निकल करके इस पर्दा XY पर्दा के P पॉइंट पर आपतित होती है, ठीक है। सेम S2 सिल्ट से भी प्रकाश निकलकर ये भी एक ही बिंदु P पर आपतित हो रही है, क्योंकि देखिए व्यतिकरण में दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलेगी, अध्यारोपित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरंग, अच्छा, ये दोनों सिल्ट एक दूसरे से काफ़ी दूर नहीं है बल्कि काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना। S1 और S2 जो सिल्ट है वो बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि S1 और S2 जो है लगेगा क्या कि एक दूसरे के ऊपर ही है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है S1 और P और S2P लगभग बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों सिल्ट एक दूसरे से बहुत करीब हैं। दोनों पर्दा की बीच की जो दूरी है उस दूरी को हमने क्या मान लिया, D। क्या मान लिया, D मान लिया। एक बात, दूसरी बात, अब देखिए S1 पर्दा से, यानी इस पर्दा से S1 सिल्ट से जो दूरी है इसको हमने मान लिया क्या, Q मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को R, एक दूसरे से लंबवत दूरी पर है, इसको हमने क्या मान लिया, R। और ये मध्य बिंदु है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, O डैश। ये O है और वो क्या हो गया, O डैश हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से तरंगे निकली, P बिंदु पर आपतित हुई, ठीक है। ये है इसका फुल फिगर। अब यहाँ पर डिस्टेंस को देखेंगे, P से लेकर के O डैश की जो बीच की दूरी है वो सपोज कर लेते हैं हम x, वो दूरी क्या है, x सपोज कर लिए, ठीक है। अब चूंकि S1 और S2 इस दोनों सिल्ट की जो बीच की जो दूरी है उस दूरी को हमने मान लिया क्या, d। ये दूरी क्या है, d मान लिया। एक बात, दूसरी बात, अब चूंकि O डैश क्या है, S1 और S2 सिल्ट का मध्य बिंदु है ना, तब क्या हो गया बताइए, ये पूरे दूरी d है तो O डैश से लेकर के Q या S1 से लेकर के O की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो होगी d/2। क्या होगी बच्चों, d/2, ठीक है। चलिए, और नीचे भी दूरी जो होगी वो सेम ही होगी, d/2, ठीक है। ये सेम दूरी है, ये दूरी को हम दर्शा दिए d/2। आगे बढ़े, चलिए ये आपका कंप्लीट फिगर है।
इस फिगर को आप समझिए। P से लेकर के Q की दूरी कितनी है P से लेकर के O डैश की दूरी कितनी है x। अगर P से लेकर के Q की दूरी निकाले तो क्या निकलेगा बच्चों, PQ बराबर क्या निकलेगा, चेक करो। ये पूरे दूरी x है और इतना सा दूरी क्या है d/2, तो पूरे में इतना सा दूरी घटा देंगे, अर्थात x माइनस d/2 हो जाएगा। अच्छा, P से लेकर के अगर हम R की दूरी निकालें तो क्या निकलेगा, PR बराबर क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए ये x है और इतना सा दूरी क्या है d/2, तो x प्लस क्या निकल जाएगा d/2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से गणना शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरंगों के पथांतर को निकालेंगे, अर्थात दोनों तरंग के पथ के बीच कितना अंतर है वो निकालेंगे, अर्थात पथांतर निकालेंगे। चलिए पथांतर, आप लोग को दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, पथांतर क्या निकालेंगे, पथांतर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज में काम करेंगे, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज है PS1Q, ये छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज PS1Q में। अब देखिए ये लंबवत है तो ये को 90 डिग्री हो गया, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, ये लंब और ये क्या हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए ये हो गया कर्ण का लंबाई क्या हो गया S1P पर स्क्वायर बराबर लंब की लंबाई क्या हो गया PQ पर स्क्वायर, और आधार मेरा कौन हो गया S1Q पर स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए अब S1P की जो बीच की दूरी है वो क्या है D है, रहने देते हैं, S1P पर स्क्वायर हो गया। चलिए 90 के सामने कर्ण S1P, ठीक है, बराबर PQ कितनी है, PQ की दूरी हम निकाले हैं x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस S1Q कितना है, चेक करो, S1Q कितना है D है, D पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब H2PR त्रिभुज में काम करेंगे। अब त्रिभुज H2PR में ये भी 90 डिग्री है, इसलिए 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। सेम फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B²। H कौन हो गया, ये H1, H जो हो गया मेरा वो H2P हो गया, तो H2P पर स्क्वायर देंगे, लंब कितना है PR है, PR पर स्क्वायर हो गया, और आधार कितना है बच्चों, आधार H2R है, तो हम क्या लिख दिए H2R पर स्क्वायर। आ रही है समझ में। अब देखिए H2P के जगह पर H2P का स्क्वायर हो गया, PR कितना है PR देखो x प्लस d/2 है, x प्लस क्या है d/2, तो हम x प्लस d/2 का क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए। H2R कितना है चेक करो, H2R D है, तो हमने लिख दिया D पर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब क्या करने वाले हैं, हम पथांतर निकालने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तरंग कितना डिस्टेंस को तय किया, यहाँ से यहाँ तक तरंग कितना डिस्टेंस को तय किया, उसके पथ का अंतर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो तय किया गया है तरंग और ये तरंग दोनों में अंतर कर देंगे, अर्थात समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे। चलिए ये तरंगे बड़ी लग रही है इसलिए इसमें हम इसको घटा दिए। ठीक है, चलिए H2P का स्क्वायर है और ये S1P का स्क्वायर है, H2P स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें इसको घटा रहे हैं LHS में LHS को माइनस करते हैं, RHS से में RHS को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए ये जो d स्क्वायर है ये d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस होकर के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको लिखेंगे माइनस
एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला ये होता है, पढ़ें कि नहीं पढ़ें? और एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये तीनों फॉर्मूला अभी यूज में आने वाला है। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलाज टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलाज टूट जाएगा, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको तोड़ देंगे, तोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p, ठीक है। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, तोड़िए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है ना बी स्क्वायर यानी डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a मेरा x हो गया, b हो गया d बाई टू, ठीक है। तोड़ दिए, फिर सूत्र में क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दिए। फिर इसको भी तोड़ेंगे, यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस लिख दिए, इसको फिर सूत्र से तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, चलिए S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p हो गया इज इक्वल टू, अब चेक करो, देखो ये देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से गुना होगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यस या नो, यस, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर है, ये माइनस से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी डी बाई टू का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या है, माइनस, माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो गया 2x डी बाई टू, तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स डी और ये माइनस से गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो एक्स डी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स डी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? वहाँ पर अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम पथांतर निकाल रहे हैं इसलिए माइनस वाले को इधर रखेंगे, S2p माइनस S1p बराबर हो गया 2xd बटे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा S2p प्लस S1p, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए ये पथांतर है, पथांतर को हमने मान लिया डेल्टा, बड़ी डेल्टा मान लिया, ठीक है। ये 2xd हो गया। अब बताइए S2p की दूरी कितनी है, S2p, तो हमने आपको क्या बताया था, चूंकि S1 और S2 और S1 जो सिल्ट है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है कि S1 और S2 एक ही जगह पर स्थित है, अर्थात S1p और S2p सेम है, और इनकी जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर है, d के बराबर है। तो S2p के जगह पर भी हम d लिखेंगे और S1p के जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, d, बड़ी d लिखेंगे। तो पथांतर निकल गया 2xd बटे d प्लस d, 2d, 2 कैंसिल हो गया, और पथांतर निकल गया xd बटे d निकल गया, ठीक है। ये पथांतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए और अदीप्त फ्रिंज के लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ए, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। देखिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, तो हमने आपको बताया था जो दीप्त फ्रिंज जो होता है ना, वो उसके पथांतर का, किसके, तरंग दैर्ध्य के, मतलब तरंग के, दीप्त फ्रिंज जो होता है वो तरंग के पथांतर का, है ना, दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो उसके पथांतर का, यानी तरंग का जो पथांतर होता है उसका λ/2 का समगुणक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पथांतर, पथांतर जो होता है वो λ/2
2 का सम गुणक होता है। तो पथांतर को हम लिखेंगे डेल्टा। पथांतर को क्या लिख दिए हम? डेल्टा लिख दिए। लेमडा बाय 2 का मतलब गुना हो गया। सम गुणक, सम गुणक मतलब सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। n के जगह पर आप कोई सा भी वैल्यू रखिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्राप्त संख्या हमेशा विषम संख्या सम संख्या ही होगा। जैसे n की जगह 1 रखें, 1 गुना 2 2 हो गया, 3 गुना 2 6 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, प्राप्त संख्या सम संख्या ही होगा। तो सम गुणक होता है, ठीक है। और ये क्या है? पथांतर डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू देखिए कितना निकाले हम? xd बटे डी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? xd बटे बड़ी डी, लेमडा बाय 2 का लेमडा बाय 2 है ना, और 2n का क्या हो जाएगा? 2n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2n लेमडा बाय 2। आगे बात करें? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करने वाले हैं? हम x का वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए x निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? चेक करो। भाग ये भाग डी है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना। अच्छा ये 2 2 कैंसिल हो गया ना, तो n लेमडा इंटू बड़ी डी हो जाएगा, और छोटी डी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो x बराबर हो गया n लेमडा डी बाय डी। अब ये देखिए, ये जो है n के लिए मतलब नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या निकला? मेरा xn निकला। नेचुरल नंबर के लिए क्या निकला? xn निकला है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? चौड़ाई। जैसे कि मान लीजिए किसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उससे कम 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो चौड़ाई कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। कैसे पता किए? तो 10 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर घटा दिए, अर्थात उसके कम वैल्यू को घटाएं। तो हमको चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने का मतलब n पदों के लिए xn का मान है n लेमडा डी बड़ी डी बटे छोटी डी है। तो हम क्या करेंगे? उससे कम के लिए निकालेंगे, यानी xn माइनस 1 के लिए निकालेंगे। तो क्या निकलेगा बच्चों? n के जगह पर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू लेमडा बड़ी डी बटे छोटी डी हो गया, ठीक है ना। अब चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकलेगा भाई? दीप्त फ्रिंज के लिए तो हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हम एक बीटा यूज कर रहे हैं संकेत के रूप पर, और ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज को बी से सूचित करते हैं, तो बीटा भी लिख दिए। तो बीटा भी बराबर क्या हो गया? देखो बीटा भी बराबर बड़ा में छोटा घटेगा, यानी xn में माइनस कर देंगे xn माइनस 1 को। तो बीटा बी बराबर xn का वैल्यू कितना है बच्चों? n लेमडा बड़ी डी बटे छोटी डी माइनस xn माइनस 1 का वैल्यू कितना है बच्चों? n माइनस 1 इंटू लेमडा बड़ी डी बटे छोटी डी। चेक करो, देखो डी डी क्या हो रहा है? एलसीएम हो रहा है, तो डी डी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ये n हो गया, ये लेमडा डी हो गया माइनस, ये लेमडा डी गुना होगा तो क्या होगा? n लेमडा डी हो जाएगा, और फिर माइनस से गुना होगा तो क्या होगा? लेमडा डी हो जाएगा, ठीक है। लेमडा डी n से गुना हुआ, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लेमडा डी गुना 1 लेमडा डी हो गया, ठीक है। पहले तो एलसीएम लिए, n लेमडा डी हो गया, माइनस से गुना किया तो माइनस n और लेमडा डी भी गुना हुआ तो माइनस n लेमडा डी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेमडा डी 1 से गुना हुआ तो लेमडा डी हो गया। कोई दिक्कत? नीचे छोटी डी है, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। n लेमडा डी कैंसिल हो गया, बचा कितना बताइए? बीटा बी बराबर लेमडा डी बटे छोटी डी। यही है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इसी को कहते हैं हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, लेमडा डी बटे छोटी डी, ठीक है। अच्छा, जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी वही अदीप्त फ्रिंज की भी चौड़ाई होगी, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि यंग के द्विसिल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा पथांतर एवं फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें। तो उस सिचुएशन में चाहे आप दीप्त का निकाल लीजिए या अदीप्त का निकाल दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में ही रहा कि यंग के द्विसिल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें तो सिर्फ दीप्त के लिए काम करेंगे, अदीप्त के लिए चौड़ाई ज्ञात करें तो अदीप्त के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल करके बताएं, अब हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल करके बताते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दें।
चलिए नंबर बी हम लोग निकालेंगे अब अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो चौड़ाई होता है वो क्या होता है, वह उसके पथांतर का है ना लेम्डा बाय 2 का विषम गुणक होता है। लेम्डा बाय 2 का बच्चों क्या होता है, विषम गुणक। तो पथांतर हो गया डेल्टा, लेम्डा बाय 2 का लेम्डा बाय 2 का मतलब गुना, विषम गुणक मतलब विषम संख्या का व्यापक रूप। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, 2n होता है, और विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n माइनस 1। 2n माइनस क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। और पथांतर का वैल्यू हम बताए थे आपको, पथांतर का वैल्यू क्या होता है बताइए, x छोटी डी बटे बड़ी डी बराबर लेम्डा बाय 2 का लेम्डा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा बताइए, x बराबर हो जाएगा लेम्डा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 को हम पहले लिख देते हैं, इंटू लेम्डा हो गया, और ये भाग डी इधर जा करके गुना डी हो जाएगा, और बटे छोटी डी हो जाएगा, ठीक है। x निकल गया। ये जो निकला है बच्चों वो n पदों के लिए निकला है, ठीक है ना। अब हम किसके लिए निकालेंगे, जी हाँ n माइनस 1 पदों के लिए। तो 2 का 2 हो गया, n के जगह पर n माइनस 1 लिखेंगे, n के जगह पर n माइनस 1 लिखें, फिर क्या लिखना है, माइनस 1 लिखना है। ब्रैकेट दे दिए, बड़ी ब्रैकेट दे दी क्योंकि अंदर में छोटी ब्रैकेट यूज हुआ है। लेम्डा डी बटे क्या लिख दिए हम, छोटी डी लिख दिए। कोई दिक्कत, चौड़ाई निकालने के लिए बड़ा में छोटा घटाना पड़ता है ना, तो n पदों के लिए हम निकालें, तो उससे कम पदों के लिए निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, चौड़ाई निकल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये हो गया मेरा n माइनस 1 पदों के लिए हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, इसको हम और सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दूं, चलो सॉल्व कर देते हैं। x n माइनस 1 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और फिर सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 2n हो जाएगा, यस या नो, और माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये माइनस 1 हो गया, लेम्डा इंटू बड़ी डी बटे कितना हो गया डी। चलिए आगे बात करें हम, x n माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा बताओ, 2n माइनस 3 हो जाएगा, लेम्डा डी बटे कितना हो गया डी हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों बताओ, चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा ना। चलो माइनस करते हैं, यहाँ लिखेंगे अब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या कैसे लिखेंगे बताओ। अदीप्त फ्रिंज के लिए बीटा डी लिख देते हैं, डी फॉर डार्क हो गया, डी फॉर क्या हो गया डार्क, बीटा डी बराबर, तो क्या हो जाएगा बताओ, xn माइनस 1 हो जाएगा। बताओ xn का वैल्यू कितना है, xn का वैल्यू देखो कितना है, 2n माइनस 1 इंटू लेम्डा बड़ी डी बटे कितना हो गया छोटी डी माइनस xn माइनस 1 का वैल्यू कितना है, 2n माइनस 3 इंटू लेम्डा डी बटे कितना हो गया छोटी डी। चलिए ठीक है, अब बताओ बच्चों क्या करना है, एलसीएम लेना है, ये डी हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा इंटू लेम्डा डी माइनस 2n माइनस 3 हो गया है ना, इंटू लेम्डा डी। चलिए ये क्या करेगा अब, देखो लेम्डा डी मिल रहा है ना, तो लेम्डा डी कॉमन कर लो, लेम्डा डी कॉमन बचा कितना 2n माइनस 1 बचा, ठीक है। फिर ये माइनस हो जाएगा और माइनस से गुना हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे कितना हो गया डी। चीज़ें आ रही है समझ में। चलिए लेम्डा डी हो गया, अब देखिए ये प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 में एक जाएगा तो कितना होगा बताओ, 3 में एक जाएगा तो 3 में एक जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 2 बटे कितना हो गया डी। हाँ तो बच्चों क्या बोल रहे थे, अरे कुछ छूट गया क्या,
यस, यहाँ देखिए लेमडा बाय 2 है ना, यस यहाँ 2 छूट गया है, एक सेकेंड 2, ठीक है। तो इसमें भी 2D होगा, यहाँ पर भी 2D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। अच्छा ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो लेमडा डी बाई क्या हो गया, छोटी डी। तो ये क्या निकल गया है ना, अदीप्त फ्रिंज के लिए यानी डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए क्या निकल गया, चौड़ाई निकल गया। चलिए समझ में आया। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।